हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज जो टॉपिक या जो मैथ का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ये आर्मी जीडी का 15 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर है जो कैरियर पॉइंट ऑफ दिमाग में लास्ट टेस्ट में हमने दिया था। तो मेरी ये कोशिश है कि सिर्फ कोचिंग के ही आर्मी जीडी के एस्पिरेंट सिर्फ इसको ना देख पाएँ, बाकी और बच्चों तक भी ये पहुंच सके, ताकि उनकी जो मैथ है, आर्मी जीडी में 50 में से 15 मार्क्स मैथ के रहते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन रहते हैं जो 30 मार्क्स का उसमें वेटेज उसका रहता है, यानी कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और आर्मी जीडी के बच्चों को ये काफ़ी होती है मैथ पोर्शन में। तो आज हम 15 क्वेश्चन इसके लगभग हर टॉपिक से कवर इसमें करेंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। तो आप सभी लोग इसको देखें और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, तो इसमें आपको लिख रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो उसकी हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर उसकी हाइट दी हो, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट अगर आपको दे रखी है, तो इसका जो हाइट का फॉर्मूला रहता है, यानी कि हाइट इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, यानी कि लेंथ ऑफ साइड, सारी साइड इक्वल होंगी, ए बी, बी सी और ए सी। तो हाइट हमको दे रखा है कितना, 15 दे रखा है, तो ये √3/2 इंटू साइड के बराबर हो जाएगा। यहाँ से यानी कि हम भुजा निकाल सकते हैं, ये 30 हो जाएगा, 30/√3, यानी कि 15 टू जा 30, √3 नीचे आएगा, तो ये आएगी साइड की लेंथ, ठीक है। अब साइड की लेंथ अगर आपको मिल चुकी है, तो साइड का जो क्या कहते हैं यूज होगा, वो होगा किस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में। आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला रहता है, वो रहता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट आर्मी जीडी के पेपर में या आर्मी क्लर्क, तो इसमें रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो √3/4 अपॉन साइड यानी कि 30/√3 है। इसको मैंने रेशनलाइज नहीं किया यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे उसको इजीली कर सकें। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम कट कर लेंगे, पहले 3 से इसको कट कर लेते हैं। ये कट जाएगा कितनी बार, 300 बार, ठीक है। अब 4 से इसको कट कर लेते हैं, 4 से कितने बार कटेगा, 300, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, ठीक है। तो 75√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था वो भी इनको देखें, ताकि उसमें उनका रिवीजन हो जाए। और जिन बच्चों ने टेस्ट में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी बार डिले हो चुका है आर्मी जीडी का, ठीक है। तो आशा ये भी किया जाता है कि आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ताकि आपको जो आपने सोचा है आपका फोर्स से ज्वाइन करना, वो सपना जल्द से जल्द आपका क्या कहते हैं पूरा हो। तो इसमें हम यही चाहेंगे, तो हमको अपनी तरफ से पूरी मेहनत इसमें कंप्लीट करनी है, यानी कि रुकना नहीं है। अगर हम एक बार भी इसमें ढीला पड़ गए, तो हमारी सारी जो प्रैक्टिस है वो छूट जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते रहिए और तैयारी करते रहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी वस्तु को 72 में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। तो 96 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, ये है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, लाभ और हानि का। तो काफ़ी इजी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस को कर सकते हैं, अगर मेरे को डिजिट इजी दे रखी हैं, ठीक है। तो जैसे आप रेशियो से भी इसको कर सकते हैं और परसेंटेज से भी कर सकते हैं, 100 मानकर। मैंने माना वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 100 है, ठीक है।
72 में बेचने पर इसको 10% की हानि हो रही है। 100 अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो 10% हानि मतलब बेचा कितने में होगा, 90 रुपये नहीं है, 90 मात्रक है, यूनिट, ठीक है। हमने अपने मन से मान रखा है कि 100 माना उसका क्रय मूल्य, 100 इसलिए माना गया है क्योंकि उसका परसेंटेज निकालना, प्रतिशत निकालना काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो 100 माना वस्तु का क्रय मूल्य है तो हमने उसको बेचा 90 में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 72 में बेचने पे ऐसा हो रहा है, यानी कि 90 की वैल्यू किसके बराबर है, 72। तो 1 की वैल्यू 72 अपॉन 90, हमने माना है सीपी को 100, तो 100 पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 9 से कितनी बार कटा, 8 बार, तो 80 आ गया, 72, ठीक है। तो 80 उसका क्रय मूल्य है, आपको दे रखा है अगर वो 96 में बेचे, उस वस्तु का क्रय मूल्य 80 है आपको पता चल गया, और बेच कितने में रहा है, 96 में, तो जाहिर सी बात है उसको फ़ायदा होगा ना। कितने का फ़ायदा होगा, उसको 16 का फ़ायदा हो रहा है, देख रहा है आपको, 18 में अगर 96 में उसको बेचें तो 16 का फ़ायदा किस में, फ़ायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस में होगा, यानी कि क्रय मूल्य में, जिस कीमत में आपने वस्तु को खरीदा है। तो 16/80 इंटू 100, ठीक है। तो 16 से 80 कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 से 100 20 बार, तो 20% का लाभ क्वेश्चन में रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। एक निश्चित धनराशि, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, बाइलिंगुअल में मैं ट्रांसलेट करूँगा तो उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तक 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तुमसे रेशियो पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट का आफ्टर 6 एंड 12 ईयर एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे हम बात करें, साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, यानी कि हमेशा क्या रहता है, साधारण ब्याज की जब बात करें तो समान रहता है, ठीक है। तो हम जब इसको कंप्लीट करें तो एक तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, SI इक्वल टू P इंटू आर अपॉन टी अपॉन 100, ठीक है। जहाँ P जो रहता है वो है मूलधन, यानी कि जो पैसा आपने लिया है या उधार दिया है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, और T है समय यानी कि टाइम, ठीक है। और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ कोई धन है P, ठीक है, R 12 है और T है कितना 6, तो आपको दिख रहा होगा कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये आ जाएगा 12 और ये 6 अपॉन 100। अगर दूसरा केस में लूँ, जिस केस में P इंटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 है और समय है भी 12, तो अपॉन 100, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जब मैं इस साधारण ब्याज और इस साधारण ब्याज को डिवाइड करूँगा तो P 12 और 100 तो कट जाएगा, बचेगा 6 और 12। तो इस क्वेश्चन में हम इजीली कह सकते थे, यानी कि ये तो खाली मैं इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप समझ सके क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते थे, साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है, यदि 6 वर्ष में साधारण ब्याज कुछ मिल रहा है तो अगले 6 वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक है। यानी कि 100 मिल रहा है तो अगले में 100 और मिलेगा, तो 12 वर्षों का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 200 हो जाएगा। तो हमेशा जब गैप सेम है तो हम सीधे इजीली इसको ओरली हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1:2। अगर आप नहीं तो इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो 1:2 आएगा, P 12 और 100 कट जाएगा, 6/12 यानी कि 1:2। तो इसको हम ओरली कर सकते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, हाउ मनी डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन, यानी कि 8 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, n(n-3/2) नंबर ऑफ डायगोनल का ये फॉर्मूला रहता है, जहाँ n जो है वो होता है क्या, नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजाओं की संख्या। तो आपसे बोला गया है तो 8 क्या कहते हैं भुजाओं की संख्या है, ठीक है। तो 8 - 3/2, तो ये 4 बार कटा, और ये 8 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 4 जा 20 नंबर ऑफ डायगोनल होगा। इसमें ऑप्शन इसमें लिखे नहीं गए हैं तो इसका आंसर रहेगा 20, क्या रहेगा 20, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है, तो उसमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 10 हो जाए, कि औसत कितना हो जाए, 10 हो जाए, ठीक है। तो 6 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है, तो उनका योग कितना होगा, 48,
कैसे निकला है? क्योंकि औसत बराबर यानी कि एवरेज इक्वल टू होता है सम यानी कि सभी का योग बट्टे उनकी कुल संख्या, नंबर ऑफ यानी कि ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो औसत मेरे को 8 दिया है, NH है, तो जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो 8 6 जा 48, तो सम आ जाएगा, मतलब उनका योग आ जाएगा 39। तो 39 उनका योग है। ठीक है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए? ठीक है, तो संख्या आप कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। तो कुल योग बट्टे कुल संख्या ये होता है औसत। तो नया औसत कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू ये 70 हो जाएगा, और जब बात करते हैं 48 वहाँ जाएगा। ठीक है, तो 70 से माइनस होके 22 आएगा। ठीक है, तो x आ गया 22। जो नई संख्या रहेगी वो 22 रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है, यानी कि लॉस ऑफ लघुत्तम समापवर्त्य कितना है? 1920। ठीक है, और एचसीएफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर वो 16 है, 16 है। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एचसीएफ एलसीएम से इस फॉर्मूले पे लगभग हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आर्मी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये फॉर्मूला याद ही रखना है। ये फॉर्मूला क्या है? दो संख्याएं यानी कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, ठीक है, का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो पहली संख्या आपको दे रखी है 120, दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। एचसीएफ क्या है? 16 दिया है, एलसीएम कितना है? 1920। तो ये इसको इधर लेके आएंगे, 16 इंटू 1920 128, तो 16 से 8 बार कटा। ठीक है, फिर बात करते हैं 8 से इसको काटते हैं, 8 2 जा 16। ठीक है, और 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32, तो 240 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो दूसरी संख्या है वो होगी 240। तो इस फॉर्मूले को आप काफ़ी अच्छे से याद कर लेना कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड एलसीएम प्रोडक्ट, यानी कि उनके गुणनफल के बराबर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब 40% सेब बेचने के बाद कुछ सेब हैं 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बच जाते हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब थे? यानी कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, ठीक, हमको उसके नंबर पता नहीं है। 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बच जाते हैं। तो आप इसको परसेंटेज से क्वेश्चन है, तो 40% उसने अगर बेच दिया है तो रिमेनिंग कितना रहेगा उसके पास? 60%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% रहती है, 100%। ठीक है, तो 100% में से उसने 40% बेच दिया, तो रिमेनिंग कितना है? 60%। प्रतिशत में 60% है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है वो 420 संख्या में है, तो 60% किसके बराबर है? 420। 1% 420 बट्टे 60, 100% मतलब कुल संख्या, तो गुणा 100। तो एक 0 से 0 कटा, 6 से कितनी बार कटा? 7 बार, तो 700 यानी कि 700 उनकी संख्या है। तो काफ़ी ईजी ये क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये एक हाल ही में एसएससी जीडी में काफ़ी रिपीट हुए थे। ठीक है, एसएससी जीडी का भी एग्जाम का जो सिलेबस रहता है, मैथ जो रहता है, वो लगभग आर्मी जीडी के ही जैसा रहता है, तो इसमें काफ़ी बार ये रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 160 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति इतनी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर पाएगी? तो आप एक चीज़ समझिए, जब कभी कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो डिस्टेंस इस ट्रेन की भी काउंट होगी और इस ट्रेन की भी काउंट होगी, क्योंकि जब वो उसको पार कर ली होगी तो टोटल डिस्टेंस जो रहेगा वो उसको दोनों का ऐड होके आएगा, यानी कि इस ट्रेन की भी लंबाई और इस ट्रेन की भी लंबाई। ठीक है, तो और फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। जब हम चाल की बात करते हैं तो ये दिया है हमको 54। ठीक है, दूरी दोनों की ऐड हो जाएगी, तो 200 प्लस 160 360 बट्टे टाइम, तो टाइम आपको निकालना है। लेकिन आपको जो डिस्टेंस दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, और जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने में आपको पता होना चाहिए कि 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है स्पीड को, ठीक है। 5/18 तो 18 से 3 बार कटेगा, 5×3=15 आएगा, टाइम उधर जाएगा तो 15 नीचे आएगा, यानी कि 360/15। तो कितने बार कटेगा, 15 से 230 और 6 से बच जाएगा तो 4, यानी कि 24 सेकेंड में ये क्या कर देगा, पार कर देगा, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे किलोमीटर पर आवर रहता है, किलोमीटर यानी कि अगर मैं इसको मीटर में करूँ तो 1000 हो जाएगा, और आवर में करूँ, ठीक है, आवर को सेकंड में करूँ तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड रहते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये 5/18 आ गया, 5/18 2 से कटने के बाद, इसीलिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करेंगे तब 18/5 से करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बार क्लास में भी डिस्कस किया है, इस बारे में काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना रहता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि सम ऑफ n ऑड नंबर, यानी कि n विषम संख्याओं का योग जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है n², यानी कि उसका स्क्वायर। तो 1 से लेकर 100 तक 50 जो होंगी वो विषम संख्याएं होंगी, तो 50 का स्क्वायर यानी कि 2500 इसका आंसर रह जाता। ये बात है सम ऑफ n ऑड नंबर, ठीक है, यानी कि n विषम संख्याओं का योग। n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला रहता है n+1, ठीक है। जैसे अगर बोला होता कि 100 तक की n सम संख्या यानी कि इवन नंबर का योग निकालो तो वो n+1, और किन्हीं n नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग बोल दे तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ये है n प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग का फॉर्मूला। वहाँ पे n की जगह 100 रखेंगे क्योंकि 1 से लेके 100 तक 100 संख्याएं होंगी, ठीक है। और जो ये फॉर्मूला है ये है सम ऑफ n इवन नंबर, और जो ये फॉर्मूला है n², ये है सम ऑफ n ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याओं का योग, ये सम संख्याओं का और ये n प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको बोल रहा है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से, जो बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। ऐसी कुछ इसमें बात होती नहीं है, आप लोग इसको अच्छे से समझें। अगर आपका परसेंटेज स्ट्रांग है, रेशियो प्रपोर्शन स्ट्रांग है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी रहेंगे, ठीक है। तो 20,000 को क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं एक बार। तो 20,000 को 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो 10%, ठीक है। तो इसको आपको जो फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100t का यूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका यूज हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इसको टेबल फॉर्मेशन से भी कर सकते हो, ठीक है, और ईजिली फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को हम अगर इजी तरीके से यूज करें तो कैसे करेंगे उसके बारे में मैं डिस्कस में यहाँ पे बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को दे रखा है 10%। तो 10% आपको पता है कि रेशियो में होता है 1/10, 10/100, तो 100 से कट जाएगा तो 1/10। तो 10 में 1 की वृद्धि यानी कि 10 में 1 का ब्याज मिलेगा, यानी कि 11/10। ऐसा 2 वर्ष है, टाइम 2 वर्ष है, तो ऐसा 2 साल के लिए होगा 11/10। पैसा कितना था, 20,000, तो 20,000 का पहले साल 11/10, दूसरे साल, ये फॉर्मूला ही है। अगर आप 1+r10 रखोगे तो 10 से 10 कटेगा, और 10 1 जा 10 और 1 11 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम रेशियो में कन्वर्ट करके ऐसा कर सकते हो उसमें, ठीक हो गया। तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इससे कट गया, तो 200 इंटू 121 आ गया। तो यहाँ पे हम बात करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 24200 क्या कहते हैं इसमें अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्र धन, यानी कि 20,000 जो पैसा था वो 24,200 रुपया हो गया। तो ब्याज कितना मिला आपको इजीली दिख रहा होगा, 4,000
200, यानी कि ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट बात करेंगे बाद में, जब मैं उसमें वीडियो डालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो वहाँ हम इसके 3 से 4 तरीके सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे जिसमें हम टेबल फॉर्मेशन करते हैं। आप चक्रवृद्धि ब्याज अभी ये समझ लीजिए कि साधारण ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, यानी कि जो ब्याज मिलता है पहले साल, दूसरे साल ब्याज पे भी ब्याज लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी कि जैसे अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता तो 20,000 का 10% 2,000 होता, तो अगले साल भी 2,000 ही मिलता हमको ब्याज। कितना मिलता? 4,000। लेकिन ये 200 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज पे भी ब्याज। कैसे ब्याज पे ब्याज? यानी कि 2,000 का जो पहले वर्ष हमको 2,000 रुपया ब्याज मिलेगा, उसका 10% 200 होगा, तो वो एक्स्ट्रा जो अमाउंट आ रहा है 200, वो आ रहा है ब्याज पे भी ब्याज। तो उसमें काफ़ी अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, फिर बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यह है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो दोनों का एलसीएम जब हम बात करेंगे तो 48 एलसीएम होगा पूरा काम, यानी कि माना 38 काम पूरा है। ठीक है, तो ए अगर 24 दिन में अकेला कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 2। इससे इसको डिवाइड करेंगे, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते होंगे? 3। जो ये यहाँ पे जो आ रहा है 3 और 2, ये है इनकी कार्य क्षमता, यानी कि वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, ए अकेला 2 काम करता है। तो हमसे पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि इस 48 काम को। तो मेरे को बी का एक दिन का वर्क यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसकी, और वो यहाँ से हमको मिल रहा है। देखिए, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अकेला अगर ए 2 कर देता है और मिलकर 3 कर रहे हैं, इसका मतलब बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, ये 2 तब आ रहा है और ये 3 इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि बी का भी इसमें एक काम ऐड है। ठीक है, तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 38 काम को करने के लिए एक के हिसाब से 48 दिन ही लगाएगा, यानी कि 48 इसका आंसर रह जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। ए का 30%, यानी कि ए का 30% मतलब 3/10। 30% यानी कि 30/100, 0 से 0 घट गया। ठीक है, किसके बराबर है? बी के 20%। 20% होता है 1/5, यानी कि 20/100। ठीक है, तो 20 से 100 5 बार कटेगा। ठीक है, अब ए रेशियो बी पूछ रहा है, यानी कि ए बी को इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 5 से 10 2 बार कटेगा, वहाँ 2 रह जाएगा और 3 नीचे आएगा। ठीक है, तो 2:3 इसका आंसर रहेगा। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जो परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए। देखो, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो चुनाव के क्वेश्चन तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, तो 2 कैंडिडेट थे, तो 100% में से मतों में से 30% मत किसने प्राप्त किए? एक कैंडिडेट ने। ठीक है, माना ए और बी कोई 2 कैंडिडेट हैं, उसमें से ये 30% कर रहा है, तो ये कितने करेगा? 70%, क्योंकि 100% टोटल होगा। ठीक है, तो इससे कितने अधिक लाया परसेंटेज में? ये 40% वोट एक्स्ट्रा लेके आया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 210 मतों से हार गया, यानी कि जीतने वाला कैंडिडेट हारने वाले से 210 मत अधिक लेके आया था। परसेंटेज में इसकी वैल्यू 40% है। 40% 210 के बराबर है। 1% 210/40। ठीक है, तो 100% कुल मत मतलब यानी कि कुल 100% का आपको मान निकालने। तो 0 से 0 कटा, 4 से 25 कटा। 25 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा। 525 इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ए 30%, बी 70%। तो आपको साफ दिख रहा है कि बी उससे 40% अधिक ला रहा है ए कैंडिडेट से। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 210 मतों के अंतर से जीत रहा है। ठीक है, तो 40% 210 के बराबर आप पुट करेंगे, वहाँ से 1% की वैल्यू निकाली तो 100% की निकाल दी, गुणा कर दिया उसको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है,
0.01, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर रूट 1 रहता है, 8 का 9 रहता है, ठीक है। 121 आपको बताया कि 11 का स्क्वायर होता है और 9 किसका, 3 का। लेकिन इसमें जो पॉइंट हैं यानी कि डेसिमल हैं, दशमलव हैं, तो उसको कैसे हम करते हैं। स्क्वायर रूट में 2 दशमलव हैं तो उसके स्क्वायर रूट में कितना आएगा, एक ही दशमलव आएगा उसके आधे के, ठीक है। इसमें 2 हैं तो इसमें भी एक ही क्या आएगा, 0.9। इसमें भी 2 हैं तो इसमें भी एक में आएगा यानी कि 1.1। इसमें 4 हैं तो इसमें 2 के आगे आएगा तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा हमने, 0.3, ठीक है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, 0.1, 0.9, 1.1, 0.03 तो पॉइंट सेम प्लेस में होने चाहिए। तो 3, 9 और 1 10, 11 का 1 आया तो 1 और 1 2, 2.13, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक्स स्क्वायर माइनस 36 के गुणनखंड क्या है, यानी कि फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर 9th क्लास का क्वेश्चन है, एक्स का होल स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 6, एक्स माइनस 6, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर रहेगा एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6, तो ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर था। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके 15 में से 12 से मैक्सिमम तो होने ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन यानी कि सिक्योर इसमें सीट रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे इसको सीखते रहेंगे। और अब मैं नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा उसका भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं है, बाकी जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं दूर होने की वजह से कोचिंग, या अगर कोई और भी आर्मी की तैयारी कर रहा है तो वो उसको देख सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद।